हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर है। ये क्वेश्चन डीडीयू द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है फर्स्ट पेपर के 40 क्वेश्चन हल कराया था। उसके बाद इस 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और हल करा दिए थे। 20 क्वेश्चन बचा हुआ है जो आज हल करा देने के बाद दोनों पेपर जो है आपका समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। इसके बाद से टेक्स्ट बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका हल जो है हम आपको कराएंगे दोनों पेपर को। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान, राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है उससे क्या कहा जाता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। यदि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, संघ में राष्ट्रपति की व्यवस्था और राज्यों में क्या है, राज्यपाल की व्यवस्था, और ये दोनों जो है एक संवैधानिक प्रधान होते हैं। और जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है ये राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उनके द्वारा बनाए गए जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसी के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान, जब भी ये संवैधानिक प्रधान पूछे तब राज्यपाल होगा। यदि संवैधानिक की जगह पे क्या पूछता, वास्तविक, ये वास्तविक पूछता कि वास्तविक प्रधान कौन है, तो हमको लगाना पड़ता किसको, मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। संवैधानिक और वास्तविकता में अंतर है कि संवैधानिक पूछेगा तो हमेशा राज्यपाल को बताएंगे और वास्तविक पूछेगा तो हमको मुख्यमंत्री को बताना है। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत का पहला मुख्यमंत्री, किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री बनने वाला जो पहला व्यक्ति था वह है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहले व्यक्ति हैं, जो पहली महिला है जो क्या बनी, मुख्यमंत्री बनी, वो उत्तर प्रदेश की। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यकाल को जो कब समाप्त करता है, किस उम्र की अवस्था में समाप्त करता है, तो यह है 65 वर्ष की अवस्था में। भारत में 65 वर्ष, ब्रिटेन में 65 वर्ष, और यदि अमेरिका की बात करें तो वहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है आजीवन, जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो जो अपने सेवा को देते रहता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को संरक्षक के रूप में माना गया सर्वोच्च न्यायालय को। जब भी पूछे कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है तो सर्वोच्च न्यायालय है। और उसकी व्याख्या करने, संरक्षक कहने का मतलब यह है कि संविधान के प्रावधानों में जब भी जटिलता और कठिनाई आती है तो उसकी व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही है। इसी आधार पर और मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो। जब भी वो अपने समय से पहले त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उनको जो है राष्ट्रपति को देना होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीश यदि अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि राज्य है तो मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये भी जब समय से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र ये देते हैं। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन है? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जो होता है, न्यायिक अधिकारी, वह होता है जिला न्यायाधीश। न्यायिक अधिकारी पूछा तो जिला न्यायाधीश ही जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय
के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसको है? तो इसको मनोनीत करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को है। अब यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब अभी हाल ही फिलहाल में इसको जो है इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित हुआ था? एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय 1984 में हुआ था, लेकिन इसमें 1984 नहीं दिया था। 1984 की जो सबसे निकटतम ईयर दिया है वह है 1985, 2 अक्टूबर 1985। इसे ही हम लोग सही मानेंगे। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 में है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका 1984 है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद है, हमें पता है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था जहां भी जिस देश में है वहां जो मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से अपने निम्न सदन या लोकसभा के प्रति जो है क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। यदि ऐसी व्यवस्था है तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा शासन का स्वरूप चल रहा है, तो संसदीय शासन का स्वरूप चल रहा है। तो भारत में ऐसा ही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि भारतीय संसद की संरचना को देखें तो भारतीय संसद जो है, भारत की जो संसद है ये 3 तत्वों से बनी है। संसद जो है 3 तत्वों से बनी है संसद, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन्हीं तीनों से मिलके भारतीय संसद का गठन हुआ है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है वास्तव में ये लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी मंत्री कोई ऐसे कार्य करते हैं जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, और उस मंत्री के प्रति यदि लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो उस मंत्री के दंड में सारे जो मंत्रिमंडल होते हैं, सारे जो मंत्री होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देना होता है। तो एक मंत्री के दंड होने से सारे मंत्रिमंडल भंग हो जाने का मतलब होता है कि उसमें सामूहिकता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। ठीक है, यही इसका मतलब है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? तो केंद्र राज्यों के संबंध जो है 7वीं अनुसूची में परिभाषित है। 7वीं अनुसूची में परिभाषित है। ठीक है, विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, दोनों कानून बना सकती हैं, क्या कहा गया? देखिए, जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था, भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है और संविधान के द्वारा शासन की शक्तियों को संघ और राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया गया है। संघीय विषय, समवर्ती विषय और राज्य सूची के विषय। संघीय विषय पे संघ की सरकार कानून बनाती है, राज्य विषय पे राज्य सरकार की कानून बनाती है, और जो समवर्ती विषय है वो समवर्ती विषय पे दोनों कानून बनाते हैं। संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी विषय पे, एक ही विषय पे संघ सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, तो ऐसी स्थिति में, कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति में, संघ सरकार के जो कानून होते हैं उसी को प्रभावी माना जाएगा, राज्य सरकार की कानून निरस्त माना जाएगा। यदि एक ही विषय पे दोनों बनाते हैं तब, यदि दोनों अलग अलग विषयों पे बनाते हैं तो दोनों कानून क्या होगी? मान्य होगी। भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? भारत में जीएसटी कब से प्रभावित हुआ? तो भारत में जो जीएसटी है, बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है, 1 जुलाई 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह ये पूछ चुका है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। पिछली बार आरओ की परीक्षा में भी जो है इसको पूछा था। 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी को भारत में प्रभावी माना गया। अनुच्छेद 371 का उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं?
जैसे अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देकर एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी, उसी तरह अनुच्छेद 371 है जिसमें जिन राज्यों को रखा जाता है उन राज्यों को संघ सरकार द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। तो 371 में लगभग जो है कुल 12 राज्यों को रखा गया। अनुच्छेद 371 के तहत 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर संघ सरकार की क्या होती है, संरक्षण प्राप्त होती है। जो अनुच्छेद 370 है केवल जम्मू कश्मीर के लिए और 371 कुल 12 राज्यों के लिए। ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? यहां हमको भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था पूछा गया। तो निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 है संविधान के भाग 15 में। यदि भाग की बात करें तो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह निर्वाचन आयोग क्या है? यह निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से है? चुनाव आयोग से नहीं है, चुनाव आयोग से नहीं है। तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, जब भी चुनाव की अधिसूचना होती है, तिथियों की घोषणा यह चुनाव आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्ह का आवंटन का मतलब होता है किसी भी राजनीतिक दल को, या वो क्षेत्रीय पार्टी हो या वो राष्ट्रीय पार्टी हो, तो सभी को एक सिंबल मिला होता है, एक चुनाव चिन्ह मिला होता है। इस चुनाव चिन्ह का आवंटन करने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग को होता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना निर्वाचन आयोग की क्षेत्र में नहीं आता। चुनाव की वैधता का मतलब मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें किसी प्रकार के प्रत्याशियों के मध्य या किसी अन्य क्षेत्रों में कोई विवाद हो जाता है और वह डिस्प्यूटेड घोषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर करके उस निपटारा को क्या करती है, उस समस्या का समाधान करती है। यहाँ निर्वाचन आयोग उन समस्याओं के समाधान करने के अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। तो चुनाव की वैधता का निपटारा जो है ये चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराता ही है। तो इसका आंसर होगा कौन नहीं है जिसमें चुनाव की वैधता का निपटारा चुनाव आयोग नहीं करता है, यह इसका आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न पूछने का तात्पर्य है यदि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त अभी नहीं हुआ है, उसके पहले उसको हटाना है, तो अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति हट सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपने पद को त्याग कर सकता है, या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा के संसद राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है और इसकी प्रक्रिया का उल्लेख 61 में किया गया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। महाभियोग शब्द का प्रयोग 56 और 61 अनुच्छेद 61 में किया गया। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन प्रथम की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति रहे भारत के, इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पृष्ठभूमि से एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने मिसाइल की जो भारत में मिसाइल की जो व्यवस्था है सुरक्षा प्रणाली में, ये इन्हीं का महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दिया गया। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? प्रत्येक राज्य में लोकसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे संपूर्ण भारत में, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं।
भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो चुनाव आयोग है बहुसदस्यीय है। सबसे पहले जब चुनाव आयोग आया था तो एक सदस्यीय था, बाद में बहुसदस्यीय हुआ। तो बहुसदस्यों में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य सदस्य होते हैं। 2 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात 3 सदस्यों से मिलकर चुनाव आयोग का क्या हुआ है? गठन हुआ। इन 20 प्रश्नों के साथ हमारा प्रश्न का उत्तर देने का जो क्रम है, जो सिलसिला, वह समाप्त होता है। और यहाँ DDU द्वारा पूछे गए दोनों पेपरों के कुल प्रश्न जो है, जो आए हुए थे, वह समाप्त होता है। ये आपका नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन बता दिए थे, क्वेश्चन आंसर। अब जो है अगले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना के आपके सामने दिया जाएगा, और इस पेपर का भी दिया जाएगा लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।